इंडो पैसिफिक रीजन के दो सबसे बड़े पार्टनर इंडिया और यूएस ने अपने रिलेशन में बहुत ज़्यादा डायनामिक चेंजेस देखे हैं। कोल्ड वार के समय पैदा हुआ मिसट्रस्ट से लेकर लेमुआ, कोमकासा और बेका जैसे स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट करने तक इंडिया और यूएस के रिलेशन ने बहुत ज़्यादा रिमार्केबल चेंजेस देखे हैं। ये चेंजेस कभी हमारे फेवर में रहे हैं तो कभी हमारे अगेंस्ट रहे हैं, लेकिन ये रिलेशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं के बारे में थोड़ा जानेंगे, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इंडिया यूएस के रिलेशन कैसे रहे हैं और इनमें क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया यूएस रिलेशन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा था, इसका स्ट्रेटेजिक बैकग्राउंड कैसा था। तो जब कोल्ड वार स्टार्ट हुआ तो जो यूएसए था वो पाकिस्तान के फेवर में रहता था, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। तो इसके अगेंस्ट इंडिया यूएसएसआर जो इस समय रसिया है, जो यूएसएसआर था इसको हम कहते थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रसिया। तो इस समय जिसे जो रसिया है वो यूएसएसआर का एक पार्ट हुआ करता था, तो हम यूएसएसआर के पक्ष में रहते थे। फिर इंडो सोवियत ट्रीटी होती है 1971 में और इसके अगेंस्ट, इससे रिटेलिएशन के लिए, हमसे बदला लेने के लिए यूएस पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वार कराता है और वार में क्या करता है, ये पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ जब हम 1998 में अपना पोखरण का न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं तो यूएस ने इंडिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लाद दिए, जो कि ये सैंक्शन लगभग 2020 तक जाके कंप्लीटली हटे थे। और इस तरह से बहुत ही ज़्यादा, मतलब इंडिया और यूएस के जो रिलेशन रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा रॉकी रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ककड़ीरे रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया नहीं रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ चेंज हो जाता है जब इंडिया और यूएस एक बार मिलते हैं। इंडिया यूएस कब मिलते हैं? लगभग 2000 में। बिल क्लिंटन जो वहाँ के उस समय तत्कालीन यूएस के प्रेसिडेंट थे, वो इंडिया को विजिट करते हैं और 2005 में सिविल न्यूक्लियर डील साइन होती है इंडिया और यूएस के बीच में। और उसके बाद धीरे धीरे इंडिया यूएस के जो रिलेशन थे वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज होना शुरू होते हैं और फिर हम एक दूसरे के साथ कॉपरेशन स्टार्ट करते हैं आईटी के फील्ड में, और इससे आउटसोर्सिंग में कई सारे ऑपरेशन में एक दूसरे के साथ हम धीरे धीरे पार्टिसिपेट करते हैं। और आज इस समय ऐसी सिचुएशन है कि इंडिया यूएस को सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स प्रोवाइड करता है, सबसे ज़्यादा आईटी सर्विसेज इंडिया प्रोवाइड करता है यूएस को, इसलिए हमारा आईटी इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है इस समय। अब प्रेजेंट डे का हम पार्टनरशिप देखें तो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हम यूएस के साथ कर चुके हैं। 2020 में यूएस के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की थी। साथ ही साथ इंडिया और यूएस का इस समय सबसे ज्यादा ट्रेड है, लगभग 190 बिलियन डॉलर का इंडिया यूएस का ट्रेड रहा है 2022-23 के डाटा के अकॉर्डिंग देखें। अगर 2025 का डाटा देखेंगे तो ये लगभग 200 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो यूएस है। साथ ही साथ डिफेंस के फील्ड में हम लेमुआ, कोमकासा और बेका जैसे एग्रीमेंट साइन किए हैं यूएस के साथ, जो कि बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल एग्रीमेंट थे। साथ ही साथ यूएस इज ए की सप्लायर और डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड एयरक्राफ्ट। हम यूएस से कई सारे डिफेंस टेक्नोलॉजी और एयरक्राफ्ट, जैसे कि हमारा जो चिनूक हेलीकॉप्टर है, साथ ही साथ अपाचे हेलीकॉप्टर है, ये सारी चीज़ें हमने यूएस से खरीदी हैं। और टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेशन है। स्पेस के मामले में अभी आप लोगों को जाना होगा कि इसरो ने निसार सैटेलाइट को लॉन्च किया था। निसार में नासा और इसरो का एक जॉइंट वेंचर था, जिसमें दोनों ने मिलकर एक सैटेलाइट बनाया था, जिसमें 2 सेंसर का यूज किया गया था और निसार सैटेलाइट लॉन्च किया। सेमीकंडक्टर के मामले में और 5G टेक्नोलॉजी के मामले में, यानी कि कह सकते हैं कि तब से लेकर अब तक इंडिया यूएस के रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल चेंजेस आए हैं और वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहे हैं, हमारे फेवर में रहे हैं। अब अगर हम मिलिट्री सप्लाई के बारे में बात करें या फिर हम ये बात करें कि मिलिट्री में कैसा इंगेजमेंट है, तो हम यानी कि यूएस और इंडिया एक दूसरे के साथ मिलकर 2-3 युद्ध अभ्यास करते हैं, जैसे कि युद्ध अभ्यास हो गया, मालाबार नेवल एक्सरसाइज हो गया, और अभी कुछ टाइम बाद इंडियन आर्मी अलास्का जाएगी यूएस आर्मी के साथ युद्ध अभ्यास करने के लिए अलास्का रीजन में। तो हम बहुत ही ज़्यादा मिलिट्री या फिर हम कहें मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंगेज हैं। हम अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर और प्रेडिटर ड्रोन्स को खरीदे हैं। साथ ही साथ हमने कई सारे एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी इंपोर्ट किया है यूएस से ही। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया यूएस के रिलेशन इस मामले में, यानी कि डिफेंस के मामले में बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहे हैं। कोऑपरेशन की बात करें तो इंडिया, जो कि इंडियन ओशियन में सबसे ज़्यादा हेड है, और पैसिफिक ओशियन में यूएस जो अपनी हेजमनी रखता है, तो इंडो पैसिफिक रीजन में या फिर इंडो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में इंडिया बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। अगर इंडिया इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में ना रहे तो ये पार्टनरशिप ही फेल हो जाएगी। तो इंडिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया एंड द यूएस आर नाउ क्लोज डिफेंस पार्टनर, क्योंकि इंडिया और यूएस का, यानी कि हम कहें तो सबसे ज़्यादा यूएस के डिफेंस एक्सपोर्ट जो करता है, डिफेंस इंपोर्ट जो करता है, वो इंडिया ही करता है। फ्रॉम जॉइंट एक्सरसाइज टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, बोथ नेशंस आर वर्किंग टुगेदर टू इंश्योर पीस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो
हम दोनों कंट्री यानी कि यूएस और इंडिया मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में पीस के लिए काम करते हैं। तो इंडिया यूएस का जो रिलेशनशिप है वो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। ये एक एक्सरसाइज की फोटो है जिसमें ये दिखाता है कि इंडिया और यूएस के ना सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पे बल्कि डिफेंस लेवल पे या फिर आर्मी स्तर पे बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप अब हो चुके हैं। हम इंडिया और यूएस एक दूसरे के साथ क्वाड जैसे एक मल्टीलेटरल फोरम में, क्वाड में कितने देश हैं? क्वाड में 4 देश हैं, जिसमें से यूके, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएस है और इंडिया है। तो हम क्वाड जैसे एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक और इम्पॉर्टेंट ग्रुप में एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। G20 में और G20 में तथा G7 नेशंस में इंडिया को इन्वाइट किया जाता है और कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम में इंडिया का बहुत ही बड़ा रोल रहा है। कोऑपरेशन इन यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज और समिट, अगर हम यूनाइटेड नेशन की बात करें तो क्लाइमेट चेंज को लेकर इंडिया का और यूएस का लगभग सेम स्टांस रहा है। कभी कभी यूएस का स्टांस बदल गया है जब भी डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, लेकिन मोस्टली इंडिया और यूएस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर जो थिंकिंग है वो लगभग सेम रही है। साथ ही साथ अगर हम ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशन की बात करें तो यूएस इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, यानी कि इंडिया अपने सबसे ज़्यादा चीज़ें यानी कि हम अपने जो वस्तुएं हैं वो सबसे ज़्यादा यूएस को इंपोर्ट करते हैं। और इस 190 बिलियन डॉलर के ट्रेड में हमेशा इंडिया ट्रेड सरप्लस में रहता है। इंडिया कभी भी इसमें ट्रेड डेफिसिट में नहीं गया। हम चाइना के साथ जब ट्रेड करते हैं, चाइना के साथ हमारा लगभग 130 बिलियन डॉलर के ट्रेड है और इसमें लगभग हम 100 बिलियन डॉलर के ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं। लेकिन जब हम यूएस से ट्रेड करते हैं तो हम ट्रेड सरप्लस में रहते हैं। तो यूएस के साथ ट्रेड करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें बहुत ही फायदा मिलता है। हम यूएस को एक मेजर आईटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारे देश से ही सबसे ज़्यादा इंजीनियर बनते हैं और यूएस में जाके अपनी सर्विसेज देते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। और आप ये भी जानते हैं कि इन सभी बड़े बड़े कंपनियों में जो सीईओ हैं वो इंडियन ही हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा पार्टनरशिप प्ले करता है इंडिया यूएस के रिलेशनशिप में। साथ ही फार्मा की बात करें तो इंडिया यूएस को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और जेनेरिक मेडिसिन का मार्केट है, यानी कि उसको प्रोवाइड करता है, जो इंडिया से बहुत ही ज़्यादा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जाते हैं। अभी आपको पता होगा कि कोरोना के टाइम में इंडिया ने यूएस को एक ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग प्रोवाइड किया था, जो कि कोरोना से लड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव था। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी मामला हो, या फिर पॉलिटिकल मामला हो, या फिर डिफेंस का फील्ड हो, या फिर मेडिकल का फील्ड हो, तो हर एक तरह से इंडिया यूएस एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहे हैं। अब चैलेंजिंग रिलेशनशिप में क्या आता है कि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दिया है, वो अपने पर्सनल इशू की वजह से, क्योंकि उनको नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए। वो ऐसा दिखाने चाहते हैं कि उन्होंने अपने काल में, क्योंकि आपको पता होगा कि यूएस में एक रूल है कि यूएस का कोई भी प्रेसिडेंट सिर्फ 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है, उसके बाद नहीं बन सकता। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का लास्ट इनिंग है, इसके बाद फिर ये प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहते। तो इसलिए ये चाहते हैं कि यूएस को, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को एक नोबेल पीस प्राइज़ मिले और इनको एक पीस मेकर की एक आइडेंटिफिकेशन मिले, जो कि इंडिया एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। और इसलिए अब हमारे जो रिलेशनशिप है वो गड़बड़ा रहे हैं। जैसे इंडिया के ऊपर अगर कोई भी प्रेशर डालना होता है तो यूएस क्या करता है कि ह्यूमन राइट वायलेशन और ट्रेड के ऊपर टैरिफ लगा देता है, और ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है ऐसा करके इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाना चाहता है। साथ ही साथ इंडिया के ऊपर जब प्रेशर बना रहा रहता है तो वो पाकिस्तान को कुछ आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई कर देंगे, कुछ बंदूकें दे देंगे, कुछ मिसाइल्स देंगे, कुछ टेक्नोलॉजी दे देंगे, या फिर उसको पैसा प्रोवाइड कर देंगे कि हम पाकिस्तान को पैसे दे रहे हैं टेररिज्म से लड़ने के लिए, लेकिन वो इंडिया के अगेंस्ट ही यूज़ होता है। तो इस तरह से इंडिया यूएस के रिलेशन में बहुत ही बड़ा इफेक्ट आता है। साथ ही साथ इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट, या हम कह सकते हैं बिजनेसमैन, या फिर रहने के लिए लोग यूएस का वीज़ा लेकर यूएस में जाते हैं। तो ये वीज़ा का जो रूल्स और रेगुलेशन है, या फिर इमिग्रेशन का जो रूल रेगुलेशन है, उसको यूएस हमेशा चेंज करता रहता है, या फिर हमारे ऊपर बैन लगा देता है। तो इससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और डिफरेंट व्यू ऑफ रसिया, जब हम रसिया की बात करते हैं, ईरान की बात करते हैं, तो यूएस का डिफरेंट व्यूज़ हो जाता है। जब चाइना की बात आती है तो दूसरा व्यूज़ हो जाता है। तो यानी कि चाइना एक हिसाब से यूएस एक हिसाब से डबल स्टैंडर्ड दिखाता है इंडिया से रिलेशनशिप के मामले में, क्योंकि जहाँ यूएस का इंटरेस्ट रहता है, यूएस उसी फील्ड में हमारे साथ, यानी कि इंडिया के साथ पार्टिसिपेट करना चाहता है, और वो अपने ही इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखना चाहता है। तो इसलिए हमारे जो रिलेशनशिप है वो गड़बड़ होने रहते हैं। द फ्यूचर ऑफ इंडिया यूएस रिलेशन, तो इंडिया यूएस का अब रिलेशन कैसा हो सकता है? तो इंडियाज रोल इज ए बैलेंसिंग पावर इन एशिया। इंडिया कभी भी बहुत ही ज़्यादा रसिया की तरफ नहीं जाता, बहुत ही ज़्यादा यूएस की तरफ नहीं जाता। तो एशिया में पावर बैलेंस को बनाए रखने के लिए इंडिया दोनों तरफ अपने पावर को बनाए रखता है, बहुत ही ज़्यादा किसी की तरफ लीन नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा किसी की तरफ झुकता नहीं है। कोऑपरेशन इन डिफेंस, हम डिफेंस के मामले में कोऑपरेशन कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के मामले में, रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में, स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में यूएस के साथ कोऑपरेशन
कोऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये चीज़ यूएस को रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। साथ ही साथ यूएस सपोर्ट फॉर इंडिया परमानेंट सीट इन द यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, और यूएस को क्या चाहिए कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को परमानेंट सीट देने के लिए रिक्वेस्ट करे, यानी कि उसको एक्सेप्ट किए। क्योंकि आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन में 5 परमानेंट मेंबर हैं और इन 5 परमानेंट मेंबर का एक साथ सहमति चाहिए यूनाइटेड नेशन में इंडिया को एक परमानेंट सीट दिलाने के लिए। तो इसमें यूएस का बहुत ही बड़ा रोल रहने वाला है कि क्योंकि पूरे यूनाइटेड नेशन को यूएस ही है जो कंट्रोल करता है, तो इसलिए यूएस को ये चीज़ चाहिए कि इंडिया को सपोर्ट करे पार्टनरशिप इन बिल्डिंग ग्लोबल सप्लाई चेन्स। और हमें क्या करना चाहिए कि क्योंकि इस समय चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से पूरे दुनिया को एक साथ कनेक्ट कर रहा है, जिससे कि पूरी दुनिया में जब ये व्यापार करेगा तो बहुत ही ज़्यादा मुनाफा कमाएगा। इसे काउंटर करने के लिए हमें एक ग्लोबल सप्लाई चेन बिल्ड करना चाहिए, और क्योंकि इंडिया एक बहुत ही बड़ा मार्केट है तो इंडिया के साथ कोऑपरेशन रखना और पीस रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यूएस या फिर उनके लॉ मेकर ये सारी चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि इंडिया और यूएस के रिलेशन जो होंगे वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। जो फ्यूचर पॉसिबिलिटी होगी इंडिया यूएस के रिलेशन की, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में होगी। तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि इंडिया यूएस के रिलेशन कितने बढ़िया थे, कब बढ़िया थे, और इसमें अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो फिर आपसे हम मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।